वाइस प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन पार्लियामेंट्री बोर्ड, जनरल सेक्रेटरी साहिबान, हमारे डेलीगेट्स जितने भी जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, सबको मेरा आदाब, मेरा सलाम। मैं क्या करूं, ये मानते नहीं है, खड़े आप और मेरे बीच में इन्होंने दीवार बना दी, क्या करें? अगर आप नीचे बैठेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। एजाज त्रेश गिलास खान उमर। आज जैसा कि मेरी साहब ने भी बताया, आप तो खामोश ही नहीं हो रहे। आज हम बहुत देर के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, जनरल काउंसिल की मीटिंग हो रही है, और ऐसे वक्त में हो रही है कि जब जम्मू कश्मीर के हालात और हमारे पार्टी के हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है एक दूसरे से। हमारी रियासत, जिसको मैं अभी भी रियासत कहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और साथ ही हमारी पार्टी भी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। मेरा ये आपसे कहना है, इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारी पार्टी पीडीपी बनी ही है मुश्किल दौर से मुकाबला करने के लिए। अगर आप याद करेंगे 99 में जब एक जमात के पास 60 से ज्यादा एमएलए थे, सब कुछ था, मरकज में बीजेपी की सरकार थी, वहां भी उनका एक वजीर था, यहां भी उनकी सरकार थी, 60 एमएलए थे, मगर उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उनका अगर किसी ने मुकाबला किया, मुझे आज भी याद आता है, जम्मू कश्मीर का खासकर बिलखुसूस वादी का वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां मैं और मेरे वर्करों ने टास्क फोर्स के खिलाफ, इखवानियों के खिलाफ, जातियों के खिलाफ धरना न दिया। उस वक्त बड़ा मुश्किल था धरना देना। मुझे याद है कई बार मेरे वर्कर्स ने मुझे कहा, मैं वजी आप क्यों बात करती हो इखवानियों के खिलाफ, ये उड़ावने खबर का इतना सामने आईडी उड़ावने थे, इससे ऐसा माहौल था। मगर आपको पता है कि इस जमात को शायद नियत अल्लाह ताला की, जो एक हमारा अल्लाह ताला का हमको साथ है और हमारी नियत साफ है। नहीं तो आप सोच सकते हैं 16 मेंबरों के ऊपर सरकार बनाना, 16 मेंबरों के ऊपर बीजेपी की सरकार दिल्ली में, यहाँ बड़े बड़े जेलों के दरवाजे खोल देना, रास्ते खोल देना, डायलॉग करवाना। ये आज तक तो यहाँ 70 एमएलए भी रहे हैं, किसी ने नहीं किया, आज 50 है। मुंह खोलते हैं क्या? रशा खोला, बात करते हैं। आज 2.5 महीने हो गए, बात चलती है कैदियों की, हम बात करते हैं, मगर आपने क्या, जो रूलिंग पार्टी है उनकी जबान से कैदियों का नाम सुना 2.5 महीने में? सुना कहीं? सुना? अब खुद सोचिए, हमने न सिर्फ कैदियों को रिहा किया, बल्कि बड़े बड़े लीडरशिप, ये गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब जो जेल में हैं, शबीर शाह साहब, उनको रिहा किया उस वक्त जब हमारे पास 16 मेंबर और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। आज भी वही माहौल है, आज भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 एमएलए हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब मैं कहती हूँ पीडीपी बनी है चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए, और डट के मुकाबला करती भी है। मैंने सुना, अभी हम किसी की मुखालफत नहीं करना चाहते हैं, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, हम चाहते हैं कि ये लोगों के काम करें, मगर मुझे हैरानगी होगी जब वजीर आला साहब ने कहा अपनी पार्टी को, आप चुप हो जाओ, खामोश रहो, बात मत करो। हम तो सोचते थे यहाँ जब एक चुनी सरकार आएगी, चुनिंदा सरकार आएगी, जो जम्मू कश्मीर की खामोशी है वो खामोशी टूटेगी, यहाँ जो लोग मुसीबत में फंसे हैं वो बात करेंगे और ये लोग उनकी बात करेंगे। बेरोजगारी और उसमें भी जो हमारे नीट के एग्जाम, उसमें 50% पहले पूरे मुल्क को जाती है सीटें, उसके बाद जो बचता है
اس میں بھی جو اوپن کیٹیگری والے ناراض, ریزرویشن والے ناراض کہ ہمارا کوٹا کم ہے, اوپن کیٹیگری والے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بجلی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. تو یہ سب مصیبتیں, میں تو بڑی بات نہیں کر رہی ہوں, میں مسئلہ کشمیر کی بات کی حل کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں 370 کی بھی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں کرتی. انہوں نے تو اسٹیٹ ہوڈ کے لیے بھی بولا اپنی پارٹی کو چپ کر کے بیٹھو, بات مت کرو. تو ایسے میں کون بات کرے گا؟ ایسے میں پھر آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے. مجھے معلوم ہے آپ لوگ شاید اپنی جگہ ملال ہے آپ لوگوں کو کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, ہم کیوں بات کریں. نہیں, پی ڈی پی بنی ہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی دل کی آواز بننے کے لیے, دل کی بات کرنے کے لیے. میں نے پرسوں میں کوئی دیکھ رہی تھی وہ ہلا بول, وہاں وہ سوال پوچھ رہا تھا. میں نے التجا کو بولا آج صبح, میں نے کہا آپ کے پاس ابھی کئی سوالوں کے جواب آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کو پی ڈی پی کا سیلف رول اچھی طرح پڑھنا چاہیے, آپ کو پی ڈی پی کی ہسٹری پڑھنی چاہیے. کیونکہ اس نے جو وہاں ماڈریٹر تھا, کسی نے سوال پوچھا کہ فرق کیا ہے, نیشنل کانفرنس نے اٹانومی کا ریزولوشن پاس کیا, اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا, آپ نے سیلف رول کیا, مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس ریزولوشن پاس کرنے کے لیے میجارٹی نہیں تھی, مگر اس کے باوجود ریزولوشن پاس کیے بغیر ہم نے سیلف رول کو امپلیمنٹ کرنے کی شروعات کی. سیلف رول کیا ہے کہ بارڈرز کو ختم کر دو, بارڈر ختم کرو, جموں کشمیر میں ڈی فیکٹو آزادی ہو, ڈی جورے جو ہے وہ رہے. ڈی فیکٹو آزادی, فریڈم کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ کسی رکاوٹ کے بغیر. مظفر آباد راستہ تو سیلف رول کا ہی ایک حصہ تھا, راولا کوٹ راستہ تو سیلف رول کا ہی حصہ تھا, پاکستان کے ساتھ بات چیت سیلف رول کا ہی حصہ تھا, حریت کے ساتھ بات چیت سیلف رول کا ہی حصہ تھا. اور اس کے بعد یہ مسئلہ کس نے اٹھایا کہ جموں کشمیر کا جو اثاثہ ہے, جو پاور پروجیکٹ ہے, وہ ٹرانسفر ہونے چاہیے. وہ تو اسی 16, 21, 28 والی پارٹی نے یہ مسئلے اٹھائے, 50 اور 60 والی تو نے تو پچھلے 70 سال میں نہیں اٹھائے. اس لیے یہاں جتنے بھی ڈیلیگیٹ حضرات آئے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتی ہوں آپ کو دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آزمائش تھی, ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پی ڈی پی کا جو ایجنڈا ہے اس میں کوئی یہ پی ڈی پی کا ایجنڈا نہیں ہے, مفتی محمد سعید کا ایجنڈا ہے. وہ مفتی محمد سعید صاحب جنہوں نے پوری زندگی میں 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے جموں کشمیر کے, مگر جو کام انہوں نے اس میں کیا وہ آج تک کسی نے 50 سال کی لیڈرشپ میں نہیں کیا ہوا ہے. ان کا ویژن, ان کی سوچ, ان کا سمجھ. جب میں نے 2014-15 میں مفتی صاحب سے کہا, جب ہماری بی جے پی کے ساتھ بات, پہلے تو بی جے پی کے پاس ہم نہیں گئے, بی جے پی ہمارے دروازے پہ آئی اور کسی معمولی آدمی کو نہیں بھیجا, جنرل سیکرٹری کو بھیجا, ہم نہیں گئے. اور اس کے بعد جب بات چیت چل رہی تھی تو میں نے مفتی صاحب سے کچھ سوال کیے, تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو محبوبہ, اگر مجھے جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو وہ دلی کی مدد کے بغیر آپ نہیں نکال سکتی. انہوں نے کہا اگر جموں کشمیر کو اکٹھا رکھنا ہے تو آپ جموں کے مینڈیٹ کو اگنور نہیں کر سکتی ہو. ہمارے پاس تو 28 ہی تھے, آج تو ان کے پاس 50 ہے. میرے خیال میں شاید ہی کوئی دروازہ دلی میں ہے جہاں اس وقت کی سرکار نہیں پہنچی. بتاؤ مجھے کہاں نہیں گئے وہ, کیوں؟ کیونکہ جو بات مفتی صاحب نے کہی تھی کہ جموں کشمیر کو دلدل سے نکالنے کے لیے دلی کا ساتھ ضروری ہے. ان کو ایک تجربہ تھا, انہوں نے اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ کام کیا. وہ اٹل بہاری واجپئی جنہوں نے مظفر آباد روڈ کھولنے کی بنیاد ڈالی, راولا کوٹ روڈ کھولنے کی بنیاد ڈالی,
फिर बेशक उसको यूपीए की सरकार में खोला, जिन्होंने मुशर्रफ से डायलॉग किया, जो पाकिस्तान गए जिन्होंने हुर्रियत से डायलॉग किया। मुफ्ती साहब उसी प्रोसेस को आगे चलाना चाहते थे, वो बड़ी बात थी। मगर आज की सरकार छोटे छोटे दिन ब दिन के दिन जो काम है उनके लिए दिल्ली के दरवाजों पे जाने की उनको जरूरत पड़ती है। तो ये सोचने वाली बात है कि मुफ्ती साहब का नजरिया, मुफ्ती साहब की सोच, और वही सोच है पीडीपी का एजेंडा, जिसको आपने दो हाथों से पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को हमने इस दलदल से निकालना है, इस मुसीबत से निकालना है, तो फिर हमें दिन रात वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम 96 से काम करते आए। बैठना नहीं है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, आपको डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनानी है, आपको जोन प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको डेस्क प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको वार्ड प्रेसिडेंट बनाने हैं। कहीं रुकना नहीं है। आने वाले वक्त में हम पंचायत इंचार्ज बनाएंगे पंचायत इलेक्शन के, हम टाउन इंचार्ज बनाएंगे जो टाउन का इलेक्शन देखेंगे। मगर काम बहुत है, आगे करने के लिए काम बहुत है। इसलिए मेरी आप सबसे, आप सब आए हो, जम्मू से आए हैं, उठवा से आए, पता नहीं कहां से, यहाँ से जम्मू के साथियों को मैं अपने कश्मीर के साथियों को बताना चाहती हूँ, जम्मू का एक मेरा साथी हजारों के बराबर, क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में, मैं जब जम्मू में गई और जिस तरह ये इलेक्शन लड़ रहे थे, वल्लाह बीजेपी और कांग्रेस वाले, अगर कांग्रेस इतने दिल से इलेक्शन लड़ती तो शायद वहां का रिजल्ट कुछ और होता, जितने हमारे लोग इलेक्शन लड़ रहे थे। इसलिए मुझे आप लोगों से ये कहना है कि हमारी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस वक्त बेरोजगारी आसमान को छू रही है, लोग, हमारे नौजवान, हमारे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इस वक्त रिजर्वेशन के बारे में लोग बात करते हैं। हमारा ये मानना है, जो कमजोर तबका है, जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, बेशक उनकी रिजर्वेशन जरूरी है, मगर जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, जो ओपन मेरिट के लोग हैं, उनके गर्दन पे छुरी रख के नहीं रखनी है, उनका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि अभी देखिए, नीट में अगर 500 सीटें हैं, 250 पहले ही बाहर चली जाती है, उसके बाद जो बचता है उसमें ओपन कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं, न होने के बराबर। यही नौकरियों का होता है। अभी देखिए, पुलिस की भर्ती हुई, 3000 पोस्ट, 6 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। कहां जाएंगे, क्या करेंगे? बिजली का हाल, मुझे याद है जब मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने तो उन्होंने पापोर में गैस टर्बन चलाया, इसलिए कहा कि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, सर्दी है, ठंड है। तो मुझे मालूम नहीं है कि ये जो यहाँ हमारी इस वक्त सरकार बनी है, इनको ये एहसास है कि लोगों को इस वक्त बिजली न होने की वजह से कितनी मुश्किलात हो रहे हैं। क्या ये जो दिल्ली इनका आना जाना रहता है, क्या ये वहां बात करते हैं हमें एक्स्ट्रा बिजली चाहिए, हमारे लोग ठंड में ठिठर रहे हैं? ये तो मीटर लगाने के तो उन्होंने ऑर्डर दे दिए, मीटर फटाफट लगाओ, मगर जहां मीटर्ड एरिया है वहां भी बिजली नहीं होती। तो मेरा कहना यह है कि हमें दिलबर रास्ता नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आने वाला जम्मू कश्मीर में जो आज तक अच्छा किया वो पीडीपी के हाथों से हुआ, और आइंदा भी जो अच्छा होने वाला होगा इंशाल्लाह वो आपके हाथों से होगा। मगर अपना एजेंडा भूलना नहीं है। अमन की बात इज्जत के साथ, हाँ, ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी, क्या जरूरी, ये बातें भूलनी नहीं है। ये हमारे जम्मू के साथी भी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी जगह को हुआ 2019 के बाद इक्तिसादी तौर वो जम्मू को हो गया। कश्मीर को तो जज्बाती तौर ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कश्मीर को कहीं ना कहीं ये रखते हैं, थोड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को देखा जाता है। मगर जम्मू की जो तबाही हुई और हमारे रिसोर्सेज, मुझे ये ख्याल था कि जब नई सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ तब्दीली होगी, ये छापे बंद हो जाएंगे, ये सरकारी मुलाजमों को नौकरियों से बाहर निकालना बंद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही चालू है। अभी पिछले दिनों हमारे 2-3 सरकारी मुलाजमों को निकाल दिया। हम तो सोचते थे जिनको निकाला है उनको भी रिव्यू करेंगे,
हमने सोचा था कि जब ये दिल्ली जाएंगे अमित शाह साहब से मिलने के लिए तो उनसे हमारी कैदियों की बात करेंगे। मैं नहीं कहती वो रातों रात उनको खुला छोड़ देंगे, मगर जिनके खिलाफ कोई केस ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक 5 साल से, उनका क्या कसूर है? जो बेचारे बीमार हैं उनको यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं, वो तो कर सकते हैं, मगर बदकिस्मती है। हम तो आपसे 370 की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल में आपका उस पर उतना नहीं कर सकते आप लोग, मगर ये जो डे टू डे मसले हैं, हमारे बिजली है, हमारे कैदी बंद हैं, जेलों में बंद है, नीट का जो 50% बाहर चला जाता है, हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं जो स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं उनका दायरा, उनको बहुत कम हो रहे हैं उनकी सीटें, तो कोई बात ही नहीं होती है, कोई फर्क ही नहीं है। और तो लोग तो सोचते थे कि जब सरकार आएगी 200 यूनिट छोड़ दीजिए, मगर कम से कम बिजली में इंप्रूवमेंट होगी, और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, मगर उनको बताना चाहते हैं कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं, बड़े बहुत ही उम्मीदों से लोगों को आपने चुना है, तो इसलिए कम से कम ये तो ठीक है दिल्ली आना जाना लगा रहता है, बाकी लगा रहता है, गुलमर्ग भी ठीक है, बर्फ में भी वो फोटो खींचना भी ठीक